नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन में पुतिन ने अपना टाइगर उतार दिया है। इस टाइगर की दहाड़ से बगदादी भी कांप गया था और अब यही दहाड़ यूक्रेन में सुनाई देगी। कच्चा चिट्ठा में हम आपको पुतिन के दोस्त उस जनरल से मिलवाएंगे जिसे दुनिया टाइगर कहती है। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे यूक्रेन के डॉनबास में, जहां पुतिन ने कीव से भी बड़ा डेरा डाल लिया है। बात आईएसआईएस की भी होगी और बात जिनपिंग के 2 घंटे वाले युद्ध के प्लान की भी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो जनरल जो यूक्रेन के लिए यमराज साबित हो सकता है। इस जनरल के किस्से इतने खूंखार है कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस छपती है। क्या है ज़ेलेंस्की का ये सबसे बड़ा चैलेंज? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। यूक्रेन की युद्ध भूमि में आ रहा है टाइगर। ये टाइगर है सीरिया का। लेकिन अब लड़ेगा पुतिन के लिए। ये सबसे बड़ा कमांडर है बशर अल असद का। लेकिन अब ये टाइगर दहाड़ेगा पुतिन की तरफ से। कौन है ये सीरिया का टाइगर जो यूक्रेन की जमीन पर गेम चेंजर साबित हो सकता है? कौन है ये बशर अल असद का सबसे बड़ा कमांडर जिसकी हेडलाइंस पूरी दुनिया के अखबारों में छप रही है? ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन। पूरी दुनिया जनरल सुहेल को टाइगर के नाम से जानती है। यूक्रेन की जमीन जहां इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े योद्धा अपना युद्ध कौशल दिखा रहे हैं, वहां अब टाइगर की एंट्री होने वाली है। ज़ेलेंस्की जो अब तक अपने जनरलों और लड़ाकों की बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया को सुना रहे हैं, इन्हीं ज़ेलेंस्की के लड़ाकों की अकड़ ढीली करने के लिए अब पुतिन यूक्रेन की जंग में भेज रहे हैं टाइगर को। टाइगर मतलब ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन। दुनिया में टाइगर क्यों कुख्यात है? सीरिया में टाइगर ने क्या किया था? और पुतिन को टाइगर से इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं? ये सब कुछ हम आपको एक एक कर बताने वाले हैं। सीरिया की जमीन पर खुद को खलीफा घोषित करने वाले अबू बकर अल बगदादी का नाम तो दुनिया जानती है। बगदादी के आतंक के बारे में पूरी दुनिया को पता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि बगदादी की फौज को सीरिया से उखाड़ फेंकने वाला कमांडर कौन था। बगदादी के लड़ाकों से इस्लामिक स्टेट से सीरिया को आजाद करने वाले शख्स का नाम क्या था? टाइगर यानी ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन ने ही बगदादी के पांव सीरिया की जमीन से उखाड़ दिए थे। टाइगर की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। यूक्रेन में टाइगर क्या तबाही मचा सकते हैं ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनके बयान युद्ध के मैदान में इतने जोशीले होते हैं कि मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन एसी कमरों में बैठकर प्लानिंग नहीं करते हैं, बल्कि वो युद्ध के मैदान में अपने साथियों के साथ मौजूद रहते हैं।
ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन को यूक्रेन क्यों भेजा जा रहा है, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। पुतिन और बशर अल असद, ये दोनों नेता जंग में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। साल 2013 में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को हटाने के लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया था। सीरिया में अमेरिका के बम वर्षक कारपेट बॉम्बिंग कर रहे थे। विद्रोहियों और बगदादी के आतंकियों ने बशर सरकार की नींव हिला दी थी। तब बशर अल असद ने पुतिन से मदद मांगी थी। अपने दोस्त बशर की मदद करने के लिए पुतिन ने सीरिया की सरजमी पर अपना सबसे खतरनाक और खूंखार जनरल भेजा था, जिसका नाम है जनरल अलेक्सांद्र डवोर्निकोव। जनरल अलेक्सांद्र ने सीरिया में बशर के दुश्मनों के खिलाफ बहुत जबरदस्त युद्ध छेड़ दिया। दावा तो यह भी किया गया कि बशर के दुश्मनों के खिलाफ अलेक्सांद्र ने इतनी बेरहमी दिखाई कि उनको बूचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहा जाने लगा। यानी जब बशर मुसीबत में थे तो पुतिन ने अपना जनरल भेजकर उनकी मदद की थी, और अब जब पुतिन यूक्रेन में मुसीबत में फंसे हैं तो यहां अपने सबसे भरोसेमंद जनरल को भेजकर बशर पुतिन की मदद कर रहे हैं। एक खास बात और भी है। जनरल अलेक्सांद्र और टाइगर यानी ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन ने एक साथ सीरिया का युद्ध लड़ा है, इसलिए इन दोनों को पहले भी साथ साथ काम करने का अनुभव है। रूस की सेना के जनरल भी ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन को सम्मानित कर चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, साल 2017 में रूस के जनरल वैलेरी ग्रोसिमोव ने टाइगर को तलवार देकर सम्मानित किया। तब टाइगर ने इस तलवार को चूमकर अपने सिर पर लगा लिया और सम्मान को स्वीकार किया था। यही तलवार अब यूक्रेन युद्ध भूमि में भी चमकने वाली है। साल 2013 में जब बगदादी ने सीरिया के बड़े इलाके को अपने कब्जे में लिया था, तब सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने इदलिब प्रांत में बगदादी के लड़कों को उखाड़ने का जिम्मा टाइगर को सौंपा था। सीरिया के सैनिक टाइगर के फैन हैं, क्योंकि जब टाइगर जंग के मैदान में अपने सैनिकों के कंधों पर हाथ रखकर उनका हौसला बढ़ाता है और जोशीले भाषण देता है, तब बशर की आर्मी जंग के लिए जोश में आ जाती है। और इसलिए जब टाइगर मोर्चे पर जाता है तो सीरिया के सैनिक भी टाइगर को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए उतावले हो जाते हैं। टाइगर ने सीरिया में क्या कारनामे किए, ये भी आपको बताते हैं। अगस्त 2013 में इदलिब का अरिया शहर विद्रोहियों ने घेर लिया। 10 दिनों की लड़ाई के बाद टाइगर ने विद्रोहियों को हरा दिया। 2013 में ही विद्रोहियों ने अलेप्पो के खानसीर पर कब्जा कर लिया था। एक हफ्ते की लड़ाई के बाद टाइगर ने खानसीर दोबारा जीता। इसके बाद टाइगर ने अलेप्पो के शेख नजर शहर को विद्रोहियों से आजाद करवाया। जुलाई 2014 में टाइगर ने सीरिया के हमा शहर में अल-कायदा के खिलाफ युद्ध जीता। इसके बाद सीरिया के एक और शहर मोरेक को टाइगर ने दोबारा हासिल किया। अप्रैल 2015 में टाइगर ने सीरिया के एक और शहर अल शुगूर को आजाद करवाया। टाइगर यानी ब्रिगेडियर सुहेल पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 4 मार्च 2020 को टर्की में एक ड्रोन के जरिए ब्रिगेडियर पर टारगेट लगाया गया, लेकिन इस हमले में वो बच गया। इसके बाद सीरिया के विद्रोहियों ने भी उसके ऊपर निशाना लगाया। इस बार भी टाइगर बच गया, हालांकि उसके स्नाइपर को गोली लग गई। टाइगर को पुतिन ने इसलिए भी याद किया है क्योंकि ज़ेलेंस्की के लड़ाके सीरिया के अंदर छापामार युद्ध लड़ रहे हैं। जैसे मारियोपोल में अब खंडर बनी हुई इन इमारतों के अंदर भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं और यहीं से घात लगाकर रूसियों पर हमला किया जा रहा है। टाइगर और उसके बटालियन को सीरिया में कई सालों तक छापामार लड़ाई का अनुभव रहा है और यह अनुभव अब यूक्रेन के काम आने वाला है। ज़ेलेंस्की ने जिस तरह काले सागर में मौजूद रूसी तोप को निशाना बनाया है, ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। डूबते हुए रूस के जहाज का ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है।
ये पुतिन की डूबती हुई प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता जा रहा है। रूस की सेनाओं का हौसला टूटा है, इसलिए भी अब पुतिन ने टाइगर को यूक्रेन के मैदान में दहाड़ने के लिए बुला लिया है। टाइगर का सबसे पहला इम्तिहान डोनबास की युद्ध भूमि में होने जा रहा है। बशर और पुतिन की दोस्ती की खातिर टाइगर को डोनबास में अपनी पूरी जान झोंकनी होगी। साल 2017 से ही ब्रिगेडियर सुहेल पर पुतिन की नजर थी। साल 2017 में पुतिन ने ब्रिगेडियर सुहेल की तारीफ की थी। पुतिन ने कहा था कि भविष्य में कोई जंग रूस ने लड़ी तो ब्रिगेडियर सुहेल से मदद ली जाएगी। ब्रिगेडियर सुहेल के साथ उसके 16,000 लड़ाके यूक्रेन के अंदर पुतिन के लिए जंग लड़ेंगे। सीरिया के ब्रिगेडियर सुहेल के अलावा पहले से ही पुतिन चेचन के लड़ाके रमजान कादिरोव की मदद ले रहे हैं। यानी अब जनरल कादिरोव और ब्रिगेडियर सुहेल एक साथ पुतिन के हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ठान लिया है कि वो एक भी विदेशी को यूक्रेन के अंदर नहीं रहने देंगे और उनकी जंग आखिरी दम तक जारी रहेगी। Розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського. कुल मिलाकर यूक्रेन दुनिया का बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया है, जिसमें अब टाइगर जैसे बड़े नामी कमांडरों को भी अपनी योग्यता साबित करनी होगी। यूक्रेन में योग्यता सिर्फ सेना के कमांडरों को साबित नहीं करनी है, असल में योग्यता तो पुतिन और ज़ेलेंस्की को साबित करनी है। कीव का किला ध्वस्त नहीं कर पाए। पुतिन अब यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनबास में कहर बरसा रहे हैं और डोनबास इस वक्त रूसी मिसाइलों के हमले से दहल रहा है। आर्थिक रूप से अहम डोनबास पर कब्जा करके पुतिन जताना चाहते हैं कि जंग का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जंग की ये नई जमीन है, पुतिन का ये नया टारगेट है, महायुद्ध का ये नया मोर्चा है, ये बैटल ऑफ डोनबास है। कीव का किला बाद में ढहेगा, पहले पुतिन को डोनबास पर कब्जा चाहिए। इसलिए पूरा डोनबास इस वक्त युद्ध की विभीषिका में लहक रहा है। रूसी हेलीकॉप्टर्स डोनबास के आसमान से तबाही बरसा रहे हैं। Он может нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, управляемое ракетное вооружение типа воздух-земля и типа воздух-воздух. То есть даже применение по воздушным целям, непосредственно с вертолетами, самолетами противника. А также производить огневое воздействие пушкой. पहले दक्षिण यूक्रेन, फिर पूर्वी यूक्रेन, फिर पश्चिमी यूक्रेन और एक बार फिर पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र। मारियुपोल से डोनेत्स्क तक मारकाट मची है। अपने से कई गुना शक्तिशाली रूसी फौज से यूक्रेन की सेना का ये वॉर देखिए। ये यूक्रेन का सैनिक है, दीवार से लगकर खड़ा होता है और बहुत आहिस्ता घात लगाए रूसी सैनिकों पर ग्रेनेड फेंकता है। नतीजा जख्म, खून और लाशें। चौबीस घंटे पहले राजधानी कीव में मिसाइलों से सांसें घुट रही थी और आज कीव से 751 किलोमीटर दूर डोनेत्स्क दहल रहा है। आपके जहन में अगर ये सवाल है कि कीव पर डेडली अटैक को छोड़कर रूस की सेना अचानक डोनबास की तरफ कूच क्यों कर गई है, तो इसका जवाब हमारे पास है।
लेकिन उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का युद्ध के नए मोर्चे से जज्बा सुनिए। Вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, न कीव छोड़ें, न डोनबास को हाथ से जाने देंगे। यूक्रेन की फौज अंतिम सांस तक लड़ने के लिए कृत संकल्प है। ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन के सैनिकों को युद्ध भूमि में मरना पसंद है, लेकिन मादरे वतन को रूस के हवाले करना कतई पसंद नहीं। पुतिन के तोप के गोले इन्हें जला तो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर बसे मुल्क के प्रति प्यार और वतन परस्ती को मिटा नहीं सकते। На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти активізували наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві оборони наших військ у Луганській та Донецькій областях, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. जिस मुल्क का राष्ट्रपति ऐसा हो, जिस मुल्क की सेना का कमांडर ऐसा हो, उस मुल्क के सैनिक जान की बाजी क्यों न लगाए। Вони тут повинні остатися. Землі нас кожному хватить. На метр, на полтора, на два, блін. Тобто без питань, блін. Хай пхнуть. Добігаються. तो चलती रहे पुतिन की मिसाइलें और बरसती रहे आसमान से पुतिन की भेजी मौत। यूक्रेन के सिपाही मातृभूमि पर जान देने के लिए हाजिर हैं और पुतिन की प्लानिंग के परखच्चे उड़ाने के लिए सजग, सावधान और सचेत। बैटल ऑफ डोनबास को समझने के लिए आपको डोनबास के कुछ जरूरी फैक्ट जानने चाहिए। डोनबास कोई शहर नहीं बल्कि एक क्षेत्र है। डोनबास शब्द डोनेट्स्क कोल बेसिन का संक्षिप्त नाम है। मार्च 2014 में यूरोमेडन और 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद डोनबास के बड़े इलाके अशांति की चपेट में आ गए थे। इस अशांति को बाद में स्वघोषित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक से जुड़े रूसी और रूसी समर्थक अलगाववादियों ने युद्ध में बदल दिया। इन दोनों संगठनों को 24 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक से ठीक पहले पुतिन ने आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी, क्योंकि पुतिन को उम्मीद थी कि इन इलाकों में रूसी बोलने वाले बहुतायत लोग उनके साथ होंगे। पुतिन इसी रूसी प्रेम को कैश कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी पुतिन की राहें बम और बारूद से भरी हैं। राह में सिर्फ यूक्रेन की सेना नहीं बल्कि उसके हौसले की मजबूत दीवार खड़ी है। इस वक्त डोनबास क्षेत्र के करीब करीब सभी शहरों पर पुतिन की सेना भारी बमबारी कर रही है। मारियुपोल, माकिवका, होलिवका, क्रामेटोर्स्क, स्लोवियंस्क, अल्चेव्स्क, सिवियरोडोनेट्स्क, लिसिचंस्क। रूस की सेना चुन चुन कर शहरों को बियावान बना रही है। ऐसा लग रहा है कि कीव पर कब्जा न कर पाने की पुतिन की हताशा बारूद बनकर डोनबास को बर्बाद कर रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक डोनबास इलाके में आमने सामने की जंग होगी, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर हिस्सों के बारे में दोनों देशों की सेना जानती है। यहाँ लड़ाई बहुत विभत्स और खून खराबे वाली होगी। डोनबास पर रूस और यूक्रेन की बीते 8 सालों से नजर है। यूक्रेन की सेना इस इलाके पर रूस के कब्जे की रणनीति को लगातार विफल करती रही है। अब यहाँ भीषण संग्राम होगा। अमेरिकी रिपोर्ट में कही गई बातें डोनबास में जमीनी हकीकत बन गई है। लड़ाई के इस नए मोर्चे पर पुतिन हर हाल में कामयाबी चाहते हैं। इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, डोनबास पर कब्जे से पुतिन दक्षिणी कॉरिडोर तैयार कर सकेंगे, जिसका मतलब होगा डायरेक्ट कांटेक्ट टू क्राइमिया, और यहाँ से फिर रूसी सेना लगातार धावा बोल पूरे दक्षिणी यूक्रेन और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी।
दूसरी बड़ी वजह है डोनबास से लगातार यूक्रेन की सेना को रसद की सप्लाई होना। पुतिन इस सप्लाई चेन को काट देना चाहते हैं। तीसरी बड़ी वजह है डोनबास की आर्थिक ताकत। डोनबास यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अनुमान के मुताबिक यहाँ 60 अरब टन कोयले का भंडार है। चौथी बड़ी वजह है पुतिन की कीव प्लानिंग का फेल होना। कीव का घेरा डाले रूसी सैनिक लाख चाहने के बावजूद ज़ेलेंस्की का बाल भी बांका नहीं कर सके। जला देने, मिटा देने की पुतिन की कस्में कीव की शहरों पर धूल धूसरित होती रही। डोनबास पर कब्जा कीव में नाकामी के घाव को भर सकता है। यही वजह है कि पुतिन ने जितने बम कीव पर नहीं बरसाए, उससे कई गुना ज्यादा मारियोपोल पर बरसाए। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में अहम किरदार निभाने वाली पोर्ट सिटी मारियोपोल मलबे में तब्दील हो रही है। मारियोपोल के कई इलाकों में मरघट का मंजर है। रूसी सेना के कमांडर यूक्रेनी सेना को समझा रहे हैं कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मौत ही विकल्प है। लेकिन यूक्रेनी सेना का कहना है कि वो झुकेंगे नहीं। ऐसे में भीषण संग्राम मचा है। डोनबास में पुतिन की जीत का डंका बजाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए रूस के हथियार यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुतिन अटैक तेज करने के लिए रूस के दूसरे और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटम बम गिराने की धमकी तो पुतिन ने कई बार दी, लेकिन यहाँ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि डोनबास पर विजय पताका फहराने की चाहत में पुतिन रूस के कौन-कौन हथियार से हमला कर रहे हैं या करने वाले हैं। हथियार नंबर 1, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इन हथियारों में सबसे पहला नाम है रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का। इसका तोड़ अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 500 किलोटन के परमाणु बम ले जा सकती है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल साबित हो जाते हैं। दुनिया में पहली बार रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक किया है। रूस जो हथियार डोनबास को बर्बाद करने में इस्तेमाल कर सकता है, उसमें दूसरे नंबर पर है कैलिबर मिसाइल। अलग अलग कैटेगरी में इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इसके कई वर्जन हैं। ये मिसाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल समंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। एक बार लॉन्च हो जाने के बाद ये मिसाइल ट्रांससोनिक से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 3 मीटर के दायरे में सटीक हमला करती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेरेन हगिंग मिसाइल है, यानी ये जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। ऐसे में समंदर की सतह से कुछ ऊंचाई पर जब ये ट्रेवल करती है तो इसे मार गिराना आसान नहीं होता। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल पहले एक दायरे में मंडराती है और फिर अपने टारगेट की सही पहचान करती है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उस पर फाइनल अटैक के लिए बढ़ जाती है। डोनबास को डराने के लिए पुतिन जिस तीसरे नंबर के हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है इस्कंदर मिसाइल। इस्कंदर मिसाइल जिसकी रेंज 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम हैं। यही नहीं, ये बीच में ही अपना मार्ग भी बदल सकती हैं। इन मिसाइलों की मार खाली नहीं जाती। इन पर पुतिन को भरोसा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप से मिलने वाली मदद के दम पर यूक्रेन की सेना जो फाइट लड़ रही है, उसे सिर्फ खुद पर यकीन है। उसके पास रूस के मुकाबले शक्ति बहुत कम है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वो रूसी सेना पर बहुत भारी पड़ रही है। इसलिए पुतिन ने एक और ताकतवर हथियार बैटल ऑफ डॉनबास में उतारा है, और वो हथियार है कोमोव 52 हेलीकॉप्टर। यह हर मौसम में उड़ान भरने वाला बेजोड़ हेलीकॉप्टर है। हथियारों से लैस सेना पर अटैक करने में कोमोव 52 माहिर है। इसकी खासियत यह है कि हवा में लो स्पीड के भी टारगेट को यह आसानी से निशाना बना सकता है। रूस के पास हथियारों का जखीरा है, लेकिन डोनबास को मटियामेट करने के लिए रूस ने जो हथियार सिलेक्ट किए हैं, उसमें सुखोई Su-35। Su-35 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो एक बार में काफी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसी सुखोई 35 को मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया था, लेकिन 1, 2 या 3 क्या, रूस के पास न जाने ऐसे कितने फाइटर जेट हैं। इन हथियारों के बावजूद यूक्रेन टिका है
और डर है कि कहीं कीव की तरह बैटल ऑफ डॉनबास में भी पुतिन की प्लानिंग फेल ना हो जाए। डॉनबास से थोड़ी छोटी लेकिन बहुत अहम जमीन पर शी जिनपिंग भी कब्जा करना चाहते हैं और उसके लिए वो विश्व युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। अगर जिनपिंग ने इस जंग की शुरुआत की तो अमेरिका बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि वो यहां चीन को टक्कर देगा तो उसके हारने के पूरे चांस है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप समझेंगे कि शी जिनपिंग की सेना कैसे 2 घंटे के अंदर एक बड़ा नरसंहार करने की तैयारी कर रही है। महायुद्ध का नया मोर्चा खुलने वाला है। वो यूक्रेन युद्ध से भी भयानक जंग होगी। युद्ध का अखाड़ा तैयार हो गया है। शी की सेना युद्ध के लिए रेडी है। चीन करेगा ताइवान पर हमला। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई है। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में नई युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर मौजूद ताइवान। ये चीनी सेना के युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। युद्ध की इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि चीन की सेना PLA इस युद्ध अभ्यास को खासकर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दे रही है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक इसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से इस खास मिशन की तैयारी कर रही है। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 1। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 2। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 3। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 4। ताइवान हमले की तैयारी, वीडियो नंबर 5। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देख शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही वक्त आ गया है। इसलिए अब वो खुलेआम सांकेतिक धमकी पर उतर आए हैं। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया है वही चीन ताइवान के साथ करने की तैयारी में है। लेकिन अमेरिका में तैनात चीनी राजदूत किन गैंग इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। किन गैंग का चीन ताइवान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार है, तो अफगानिस्तान में भी एक बड़ी जंग का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस युद्ध में पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस सकता है। काबुल में आज एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए हैं और इनमें जानकारी है कि स्कूली छात्रों की मौत हुई है।
हालात ऐसे हैं कि अब इसे लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। काबुल की शांत सुबह और फिर जैसे ही अफगानिस्तान की ये राजधानी खुलना शुरू हुई, ये शहर 3 बहुत बड़े धमाकों से दहल गया। पहला धमाका पश्चिमी काबुल के मुमताज ट्यूशन सेंटर पर हुआ। अफरा तफरी मच गई, हर तरफ खून फैला था। धमाकों के बीच जीने वाले काबुल के लिए ये बस एक और दिन था। धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के निशाने पर स्कूल के छात्र थे, जो हजारा समुदाय से थे। क्योंकि इसके बाद 2 और धमाके हुए लगातार। इस बार अब्दुल रहीम शहीद हाई स्कूल को टारगेट किया गया। काबुल को दहलाने वाले इन 3 धमाकों में बहुत से बच्चे मारे गए, बहुत से बुरी तरह जख्मी हो गए। छात्रों के साथ उनके बस्तों के भी चीथड़े उड़ गए। आसपास किताबें बिखरी पड़ी थी। मरने वालों की तादाद पर कितनी थी, बच्चों को किसने और क्यों निशाना बनाया, इसके लिए दुनिया भर की हेडलाइंस देखिए। अफगानिस्तान एक बार वर्ल्ड हेडलाइन बन गया है। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका में अफगानिस्तान के धमाकों की तस्वीरें छप रही हैं। जब धमाके हुए तब बच्चे अपनी क्लास से बाहर निकल रहे थे। पतली से गली में हुए विस्फोट ने इस गलियारे में बच्चों की लाशें बिछा दी। बहुत से घर इस धमाके में तबाह हो गए हैं। दर्दनाक वाक़या के कम मालूमात से मुंतदी 22 कसान जख्मियान दे शफाखाने तरह इंतकाल से हो چې بغه کې 15 کسانو ځان یعنی شهیدان سو او 3 کسان سطحي زخمیانو څخه بیرته رخصت سو خپل کورون ته لاړل او 14 کسان زخمیان د شفاخانه کې بستر دي. इन धमाकों की रिपोर्टिंग करने पहुंचे अफगानिस्तान की मीडिया को भी रोका गया। सवाल कई उठे कि क्या यह आत्मघाती हमला था, क्या ग्रेनेड फेंका गया था या ये आईईडी ब्लास्ट था। इन धमाकों के बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या अफगानिस्तान में आईएसआईएस फिर से सर उठा रहा है। क्या इराक और सीरिया में हारने के बाद आईएसआईएस और इसका अफगान वर्जन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस दुनिया के इस इलाके में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान में इस आतंकी संगठन को दाइश बोला जाता है और उसने ऐसे कई हमले अंजाम दिए हैं जिसमें अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को धमाकों से निशाना बनाया है। ये सब तालिबान के राज में हो रहा है। तालिबान जो खुद एक आतंकी संगठन है, वो भी आईएसकेपी को रोकना चाहता है। तालिबान भी आईएसआईएस को अपना दुश्मन मानता है। ظلمونه خداغو ظلمونه د یادول وړ نه دي. نو سړی چې ځان سره چې څه رقم ظلم ستا د انسان په ذهن کې راتاویږي، چیرې د یو انسان سره کده سي ظلم شوی دا دوه کړی دی، انسان یې لال کړی دی، په بمونی کې نولې دی، په اوري سي زلې دی. लेकिन ये दोनों आतंकी संगठनों के बीच अब अफगानिस्तान के लोग पीस रहे हैं। काबुल जिसका धमाकों का साथ 2 दशकों से ज्यादा पुराना है, यहाँ पिछले साल तालिबान के पास हुकूमत आई और देखा जाए तो ऐसे हमले कम हुए हैं क्योंकि तालिबान अब खुद सत्ता में है। लेकिन 19 अप्रैल की सुबह बहुत दर्दनाक साबित हुई। ये रमजान का महीना है और इसमें ऐसे धमाकों के बीच अफगानिस्तान की राजधानी एक बार फिर निशाने पर है। फर्क बस इतना है कि इस बार तालिबान नहीं, आईएसआईएस सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पिछले साल तालिबान के पास अफगानिस्तान की हुकूमत आने से पहले मई 2021 में काबुल के दस्ते बारची में एक स्कूल के पास 3 बड़े धमाके हुए थे। इस आतंकी हमले में 85 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर छात्राएं थीं। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।
तब हुए हमले के बाद अफगानिस्तान में ये छात्रों पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस बार भी दश्ते बार्ची में ही छात्रों को टारगेट किया गया है। ये वो जगह है जहां हजारा समुदाय बड़ी तादाद में रहते हैं और वो अफगानिस्तान में लगातार ISIS या कहें ISKP के निशाने पर रहे हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि आतंकी संगठन किस मस्जिद को निशाना बनाएगा। पहले तालिबान मस्जिदों पर हमले करता था और ISIS और उसका अफगान वर्जन ISKP ऐसे हमले अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान में ISKP इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे इलाके नंगरहार में सक्रिय है। इस जगह पहले अमेरिका भी काफी हमले कर चुका है। अशरफ गनी की सरकार में भी नंगरहार पर बहुत से एयर अटैक किए गए, लेकिन वहां के पहाड़ों से ISKP को पूरी तरह मिटाना आसान नहीं रहा है। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी मदद पहुंचाते रहे हैं। तालिबान भी ISKP यानी दाइश को अपना दुश्मन मानता है। هغه خلک چې راغلي دي په کورونو کې بعض ځایونو کې چته پټي یو نیم نه په غرونو کې دوه ځای لري یو لیش ځای څه دی یو لیش ځای چې 80 سانتي ځای راځي دوه د ځای نه لري چې په هغه کې د دوه حاکمیت نو او نه د سشته د داعش په نوم باندې او نه دلته د دوه ساغه مرکزی کومنده پاتې ISIS या दाइश के टारगेट पर अफगानिस्तान का सिख समुदाय रहा है। वहाँ का हजारा और शिया समुदाय रहा है, तो पाकिस्तान में ईसाई भी उसके टारगेट पर रहे हैं। The Shia community is being targeted in different places, in different events, especially in our religious events, especially in Muharram and other our religious events, our mosques, our imam bargahs, all of these holy places are being targeted. ISIS के ट्रेनिंग कैंप नंगरहार से निकलकर बाकी इलाकों में फैल सकते हैं। ये बात तालिबान को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ ऐसे गुटों पर रोक लगाने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि ऐसे आतंकी संगठन वहाँ आराम से फलते फूलते हैं और जब कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तब पाकिस्तान को इसका खतरा समझ में आता है। They had targeted several times to the Sikh community and in Afghanistan, and they also targeted the Christian church in Pakistan. And the second biggest their target remained the sectarian communities, mainly the Shia communities. This is a common target both in Afghanistan and Pakistan. अफगानिस्तान में होने वाले ज्यादातर हमलों के पीछे अब ISIS और दाइश को जिम्मेदार बताया जाता है और अब ये पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। ISIS ने 2014 में अफगानिस्तान में पैर जमाना शुरू किया था। इससे जुड़े आतंकी आज भी काबुल में छुप कर रहते हैं, ये बात खुद तालिबान मानता है। पिछले एक साल में तालिबान और ISIS के बीच टक्कर बढ़ी है, तो इसके हमले पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत भी संयुक्त राष्ट्र को दक्षिण एशिया में ISIS के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह कर चुका है। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान से फैल रहे ISIS का लिंक अब लश्कर-ए-तैयबा और जैश जैसे आतंकी संगठनों से हो चुका है। पाकिस्तान का एक आतंकी गुट लश्कर-ए-झांगवी है, जो पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है। ये संगठन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ आत्मघाती हमले कर चुका है और इसका भी सीधा लिंक ISIS या कहें कि दाइश से है।